मैं उन सेलर्स के साथ केनिया की मैंने फ़्लाइट पकड़ी और हम केनिया पहुंचे, बट नेक्स्ट डे वही इथोपियन एयरलाइन क्रैश हो गई। द सेम एयरलाइन जिसमें मैं केनिया गई थी। आई वॉज वेरी स्केयर जब मैंने ये इंसिडेंट सुना। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। सो वो एक बहुत डिस्टर्बिंग पॉइंट भी था मेरे लिए, बट बिजनेस अपनी जगह चल रहा है। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स ऐसी चीज़ों में होते रहते हैं। सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस थी वो इंडियन कम्युनिटी से ही नहीं मिली मुझे। एक गॉसिप स्टार्ट हो गई पूरी कंट्री के अंदर कि एक लड़की, बिकॉज आई वॉज नॉट वुमेन, आई वॉज जस्ट 21, एक लड़की आके कंस्ट्रक्शन बिजनेस हैंडल करेगी, देखते हैं क्या होता है। वो सब तो चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊँ, बिकॉज मुझे कोई एक्चुअली कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज बहुत स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज भी थी मैं कि मुझे होगा या नहीं होगा। प्रिपेयर में थी नहीं, कोई मेरे पास रोड मैप था नहीं, मेरे लिए सब कुछ नया था। बट मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया, मैंने हर चीज़ सीखी, मैंने समझी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर इथोपिया में 1000 किलोमीटर दूर साइट तक विजिट करी, लेबर क्लास के साथ काम किया, मैकेनिक्स के साथ काम किया। साथियों, दिस इज डॉक्टर ओपेश सिंह और आज के मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मिस मेघा नाथ, जो कि को फाउंडर हैं ओपेश ग्रुप की। आप सभी लोग जब भी जिंदगी की बात करते हैं ना, और जब भी हम बात करते हैं कि ऐसी जिंदगी हो जो हम जीना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कमाना पड़ता है। हर सपने को पूरा करने के लिए हमारी अर्निंग उस सपने के हिसाब से होनी चाहिए। मेघा जी ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में करके दिखाया है। ओपेश ग्रुप को एक बुलंदियों पहुंचाया, ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड 54 कंट्रीज में बिजनेस रन कर रही है। और डेफिनेटली बिजनेस करने के साथ साथ हम लोग बेहतरीन ज़िंदगी जीना भी पसंद करते हैं। तो आज मैं मेघा जी से पूछना चाहता हूँ, मेघा जी, आज आपकी कहानी आप लोगों को बताएं कि कैसे आप इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को रन कर पा रही हैं, कैसे अपनी लाइफ को, बिजनेस को, फैमिली को, सबको मैनेज कर रही हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा आपके बारे में जो भी हो, खुल के दिल से, जो आपने आज तक अचीव किया है, जो आपके हर्डल्स थे, जो आपकी परेशानी थी, प्लीज़। मैं चाहता हूँ आज दुनिया को पता पड़े कि आप एक एज ए वीमेन वर्ल्ड वाइड दुनिया के देशों में काम कर सकती हैं, तो और भी लोग कर सकते हैं। उनको ना केवल मोटिवेशन मिलेगा आपकी स्टोरी सुन के, उनको चैलेंजेस सुन के, सपनों को बारे में जान के एक गाइडेंस भी मिलेगी। प्लीज़ थोड़ा आपके बारे राइट, थैंक यू उपेश। मैं अपनी लाइफ को और अपने ड्रीम्स को, इन सबको एक कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। लोग लाइफस्टाइल को अलग रखते हैं, ड्रीम्स को अलग रखते हैं। मेरा ड्रीम और लाइफस्टाइल बिल्कुल इज़ लाइक सेम। मेरा ड्रीम स्टार्टिंग से था कि मैं बिज़नेस करूं, और उसी वजह से मैंने बहुत यंग एज के अंदर ये डिसीजन लिया कि मैं बिज़नेस करूं। और बिज़नेस मुझे मेरी लाइफस्टाइल और ड्रीम के लिए एक ऐसी फ्रीडम देता है जो आई थिंक और कोई जॉब या एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा। तो जब मैंने प्लान किया एट एज ऑफ 21 कि मुझे अपना बिज़नेस करना है, एक्चुअली प्लान तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, पर डिसीजन मैंने 21 के अंदर लिया कि मुझे बिज़नेस करना है। और 21 में मैंने एक ऐसा टफ डिसीजन लिया जो आई थिंक आज की यंग जनरेशन या वो इवन जो लोग 30s 40s में होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। मैंने एक ऐसा स्टेप आउट किया डायरेक्टली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, सीधा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। इंडिया में भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट हैंडल किए थे, बट जस्ट फॉर 6 और 7 मंथ्स। बट मैंने अपना जो डिसीजन था इंटरनेशनल बिजनेस करने का, वो बहुत सही टाइम पे और बहुत जल्दी ले लिया था। और जैसे ही मैं वहाँ गई तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मैं आपको शेयर करूँगी। दैट आई वॉज द ओनली वन वूमेन पूरी कंट्री के अंदर, और कंट्री का नाम था इथोपिया, बिजनेस का नाम था कंस्ट्रक्शन। पूरी कंट्री के अंदर मैं अकेली एक बिजनेस वुमेन थी जो 21 की एज में कंस्ट्रक्शन कंपनी रन कर रही थी, वो भी कोई लार्ज स्केल पे नहीं, बहुत बड़े स्केल पे। और जैसे मैंने मार्केट में एंट्रेंस करी तो सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस थी वो इंडियन कम्युनिटी से ही नहीं मिली मुझे। में। एक गॉसिप स्टार्ट हो गई पूरी कंट्री के अंदर कि एक लड़की, बिकॉज आई वॉज नॉट वुमेन, आई वॉज जस्ट 21, एक लड़की आके कंस्ट्रक्शन बिजनेस हैंडल करेगी, देखते हैं क्या होता है। वो सब तो चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊँ, बिकॉज मुझे कोई एक्चुअली कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज बहुत स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज भी थी मैं कि मुझे होगा या नहीं होगा। प्रिपेयर में थी नहीं, कोई मेरे पास रोड मैप था नहीं, मेरे लिए सब कुछ नया था। बट मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया, मैंने हर चीज़ सीखी, मैंने समझी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर इथोपिया में 1000 किलोमीटर दूर साइट तक विजिट करी, लेबर क्लास के साथ काम किया, मैकेनिक्स के साथ काम किया, समझा बिजनेस कैसे रन होता है। मैंने BOQs बनाई, मैंने गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, गवर्नमेंट टेंडर के लिए बिड्स किए।
और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। जब मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ 6 मंथ उस कंट्री में निकले तो मुझे जो अप्रिसिएशन मिला हमारी कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी से वहाँ पे, वो आई थिंक वंडरफुल था। और उसने मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन दिया कि फिर मैंने कभी बैक स्टेप लिया ही नहीं। मैंने आगे से आगे अपने बिजनेस जर्नी को बढ़ाया। और बात रही लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल को मैं ऐसे देखती हूँ कि जो बंदा बिजनेस करना चाहता है तो उसको उसको अडप्ट कर लेना चाहिए। मेरे लिए लाइफस्टाइल फ्रीडम है और बिजनेस मुझे फ्रीडम देता है। फ्रीडम लाइक खुद का टाइम चूज करने का, फ्रीडम खुद का वेकेशन चूज करने का, इवन खुद की टीम चूज करने का, खुद का ऑफिस चूज करने का, और एट दी एंड खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो आप। तो मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी जो बिजनेस ने दी, और इसीलिए मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया। तो मैं अपना बिजनेस और लाइफस्टाइल दोनों ऐसे मैनेज करती हूँ और वो मैं डेली रूटीन में रखती हूँ। मेगा रियली सच अ वंडरफुल स्टोरी। और मैं जानता हूँ मेरे सामने ये सारे हर्डल्स हुए, पूरा जो इंडियन कम्युनिटी थी कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और आई जस्ट रिमेंबर कि बहुत छोटी एज में जब आप आए थे लोग कहते थे कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप ले लोगी तो आप कैसे करोगी, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक अफ्रीकन कंट्री में हैं जहाँ कई जगह सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, वहाँ सिटी से बहुत दूर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर साइट्स पे जाके कैसे प्रोजेक्ट रन करोगी जहाँ अच्छे होटल्स नहीं हैं, लिविंग के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो मैं जानता हूँ आपने उन सारी चीज़ों को जिस तरह से पास आउट किया, इसी वजह से आज आप इतनी जगह काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है ना, जब कभी पहला पासपोर्ट बनवाया होगा, यू आर थिंकिंग टू गो अब्रॉड, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना कि हाँ, मतलब एक्साइटमेंट किन चीज़ों से हुआ, हर्डल्स कहाँ आए, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था, या सब खुद ने करके दिखाया, थोड़ा सा आपके बारे में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्साइटमेंट बिजनेस स्टार्ट, मेरे लिए दोनों चीज़ नई थी, बिजनेस स्टार्ट करना भी और इंटरनेशनल जाना भी। तो मेरे लिए एक्साइटमेंट डबल थी। एंड मेरा फर्स्ट पासपोर्ट मैंने एक्चुअली इमरजेंसी में अप्लाई किया था क्योंकि मैं डिसीजन ले चुकी थी और मुझे जाना था 7 डेज़ के अंदर। एंड जब मेरा पासपोर्ट आया उसके नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। जैसे मुझे पासपोर्ट मिला इमीडिएट मैंने टिकट बुक कराए और मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी एयरपोर्ट पे और सारी चीज़ें सीमलेसली हुई मेरे साथ। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी तो एक्चुअली इट वाज इथोपियन एयरलाइन और मैंने पहली बार अफ्रीकन्स देखे पूरी फ़्लाइट में। देयर वाज बहुत कम फॉरेनर्स थे और पूरी फ़्लाइट अफ्रीकन से भरी हुई थी। एक बार डर भी लगा बट फिर मुझे समझ में आ गया कि अपन उसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ रात दिन रहना है। एंड इथोपियन एयरलाइन के अंदर ऐसा होता है, सारी इंटरनेशनल एयरलाइन में ऐसा होता है कि वो एक बार इंग्लिश में अनाउंस करते हैं, एक बार उनकी लोकल लैंग्वेज में अनाउंस करते हैं। तो मेरे माइंड में वो भी चीज़ स्ट्राइक हुई कि मैं उस कंट्री में जा रही हूँ, अगर उन लोगों ने इंग्लिश नहीं बोली तो मेरे साथ क्या होगा। एंड वो ही चीज़ हुई। एयरपोर्ट से लेकर के नेक्स्ट 6 मंथ तक सब अमारिक में बात कर रहे थे, बट मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, मैंने अमारिक ही सीख ली। तो ऐसी चीज़ें आपको फेस होती है, एक्साइटमेंट के साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं, बट जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो इन चैलेंजेस को काम डाउन कर लेते हो, इनको ओवरकम कर लेते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कंटिन्यूसली होती रहती है। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि आई वॉज नॉट लकी, बट जो मेरा डिसीज़न लेने का और जो सोच थी कि हर चीज़ को एज अ चैलेंज अडप्ट करके आप आगे से आगे करते जाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती है। फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल था। उन्होंने जैसे इंडिया के अंदर होता है, वुमेन्स को इतना सपोर्ट नहीं करती है फैमिली बिजनेस के लिए, इतनी यंग एज में बाहर भी नहीं जाने देती है, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है यहाँ पे। बट मेरी फैमिली का ऐसा था, आपको जो करना है आप कर सकते हो। सो उस टाइम पे ये सपोर्ट था कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने एज एज कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से करी। बट इतना सपोर्ट ही आपके लिए काफ़ी होता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो। उनके लिए तो एक डॉटर अलग कंट्री में जा रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत मज़ा आया मुझे ये सब करके। हाँ मेगा, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर फैमिली का थोड़ा सा भी सपोर्ट है ना तो मुर्दे में जान आ जाती है। आपने तो पूरा जहान जीत लिया, पूरी दुनिया में काम कर रही हो, आज लोगों को सिखा रही हो, मोटिवेट कर रही हो कि हाँ आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है कि एक एयरलाइन गई थी, कुछ ऐसा हुआ था, एक आप गई थी जिस एयरलाइन में, वही एयरलाइन अगले दिन क्रैश हो गई समथिंग। और उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ डर लगा, कुछ चैलेंज फील हुए? हाँ हाँ, वो बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट बोल सकती हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मैंने इथोपिया में बिजनेस स्टार्ट किया था और वहाँ पे काम करते करते मैंने एक और स्टेप लिया कि मुझे केनिया के अंदर कुछ मशीनरीज थी जो इथोपिया लेके आनी थी, मुझे वहीं मिल रही थी एंड आई वाज गेटिंग अ वेरी गुड डील। तो कुछ हमारे
बायर्स थे जो सेल करना चाह रहे थे, सेलर सॉरी, जो सेल करना चाह रहे थे अपनी मशीनरीज, वो इथोपिया आए थे, उन्होंने विजिट किया। और उस टाइम पे आई थिंक आप भी वहीं थे, बट आपका किसी रीज़न की वजह से टिकट नहीं हो पाता, बहुत अर्जेंट काम था, आप 3 दिन बाद आने वाले थे। मैं उन सेलर्स के साथ केनिया की मैंने फ़्लाइट पकड़ी और हम केनिया पहुँचे, बट नेक्स्ट डे वही इथोपियन एयरलाइन क्रैश हो गई, द सेम एयरलाइन जिसमें मैं केनिया गई थी। नेक्स्ट डे उसी टाइम पे वो फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और 16 मिनट के बाद क्रैश हो गई। आई वॉज़ वेरी स्केयर जब मैंने ये इंसिडेंट सुना, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। सो वो एक बहुत डिस्टर्बिंग पॉइंट भी था मेरे लिए, बट बिजनेस अपनी जगह चल रहा है। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स ऐसी चीज़ों में होते रहते हैं। सिक्योरिटी है, बट इट्स ऑल अबाउट लक। मैं लकी थी कि मैं बच गई आई थिंक। एंड मैं एक दिन पहले गई और फिर केनिया के अंदर मैं 10 डेज तक थी। मैंने अपनी पूरी डील कंप्लीट करी और वापस मैं इथोपियन एयरलाइन से इथोपिया आई एंड देन मैं इंडिया आई। तो या मैं उस टाइम पे पर कुछ दिन के लिए इंडिया आ गई थी। आई वॉज लाइक नॉर्मल करने के लिए लाइफ। बहुत अच्छा। देखिए, ये एक इंसिडेंट ये बताता है कि छोटे मोटे हर्डल से ना आदमी को घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए फ़्लाइट फोबिया हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अंदर प्रॉब्लम फीड हो जाती है, फिर आदमी नहीं कर पाता। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से एक फ़नी वे में सॉर्ट आउट किया। देखिए, ये तो रही आपके चैलेंजेस की बात, वेल नोन आपकी स्टोरी है, सब लोग जानते हैं, और फ्यूचर में भी किसी और पॉडकास्ट में इसके ऊपर डिस्कस होगा। मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आज के लोग हैं उनको इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्या उससे इतना प्रॉफिट होता है कि वो बेहतर लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं? आपकी क्या सलाह है लोगों के लिए कि उनको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए? आई थिंक मैं यंग लोगों के लिए फर्स्ट एडवाइस यही दूंगी, सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि उन्हें करना क्या है। अगर वो लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे देख के जीना चाहते हैं तो मत जियो, मत देखो, पहले लाइफस्टाइल बिल्ड करो। और जब आप एक बिजनेस बिल्ड करते हो तो आप उसके साथ साथ डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल भी बिल्ड करते हो। आप ऐसे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ को आगे ग्रो करने के लिए कि आप उसके साथ लाइफस्टाइल को भी मेंटेन रखें। लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल इज़ एवरीथिंग जो आपके डेली रूटीन में। तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आप बिजनेस में जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आप रेगुलर डील कर रहे हैं, आप अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं एंड अलग अलग बिजनेसेस रन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया। वो केनिया इंसिडेंट्स होने के बाद में मैं घाना गई, बेनिन गई, टोगो गई, इथोपिया गई, सेनेगल गई। हर कंट्री में मैं बिजनेस एक्सप्लोर भी करने गई, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने की, हमने बिजनेस स्टार्ट भी किए, बट उसके साथ साथ एक लाइफस्टाइल भी जी। मैंने उस कंट्री के हर एक कोने को देखा है। मैंने हर एक रिजॉर्ट में गई हूँ, हर एक क्लब में गई हूँ, कसिनो में गई हूँ। तो मैंने उसको बिजनेस के साथ साथ लाइफस्टाइल को मेंटेन किया और वो पूरा कंट्री मैंने एक्सप्लोर करा जहाँ भी मैं गई हूँ आज तक। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैंने उनके हिस्टोरिक प्लेसेस से लेके हर चीज़ देखी है। तो दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल। और यंग लोगों को इसको अपनी लाइफस्टाइल, बिजनेस और लाइफस्टाइल को ऐसे प्लान करना चाहिए। आप पर आज की जनरेशन क्या करती है? इंस्टाग्राम पे रील्स देखती है, सोलो ट्रिप्स देखती हैं और फिर सोचती है हम दुनिया घूम लेंगे। पर दुनिया घूमने के लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत है, राइट? आप दुनिया ऐसे नहीं घूम सकते। और जब आप पैसा नहीं कमा सकते तो आप उस लाइफस्टाइल में पता नहीं कब जाएंगे, कब जिएंगे। और अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, या आप एक बहुत हाई पेड जॉब के अंदर चले जाएं और उसमें भी फिर आपके पास फ्रीडम नहीं रहेगी वो लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो आपको एक राइट डिसीजन करना है। हर चीज़ एक माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहती है, आप कैसे काम करेंगे और अपनी लाइफ को आप कैसे जीना चाहते हैं। इट्स ऑल डिसीजन उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर आदमी का अलग है, बट उनको प्लान ऐसे करना चाहिए कि उनकी वो रूटीन लाइफ में आ जाए। बहुत सही कहा मेगा। और दिस इज़ रियली सच अ वंडरफुल थिंग दैट जो आपने आज लोगों को बताई कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मैसिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मेगा जी से सीख सकते हैं कि कैसे एक बीमैन के तौर पे वर्ल्ड वाइड इन्होंने बिजनेस किया, उसको फ़न मज़े मस्ती में लिया, अपनी लाइफ स्टाइल को इस हिसाब से एडजस्ट किया कि कमा भी रही हैं और अपने ऊपर स्पेंड भी कर रही हैं, क्योंकि स्पेंड करने के लिए तो कमाना ज़रूरी है। हर बंदा हिंदुस्तान में यही सोचता है कि एक बढ़िया घर होना चाहिए, शानदार कार होनी चाहिए और एक वर्ल्ड टूर के पैकेज पे जाऊं। पर आदमी इंटरनेशनल बिजनेस में ये कर सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आदमी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करेगा, दुनिया भर की कंट्रीज देखेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। इसके बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ हम लोग हमारे कंसल्टेंसी प्रोग्राम्स में देते हैं, जैसे कि डायमंड बिजनेस, वन ऑफ द वंडरफुल बिजनेस। हम लोग अफ्रीका से परचेज करते हैं, इंडिया में सूरत में ला के कट पॉलिश करते हैं, बेल्जियम, यूएस, सिंगापुर, हांगकांग जैसी कंट्रीज़ में, दुबई में जाके सेल करते हैं। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल है, अच्छा पैसा कमाया जा रहा है, बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, अच्छे से अच्छे होटल के अंदर स्टे है,
अच्छा खाना है। खाना से याद आया मेगा जी, एक क्वेश्चन और है। इतनी कंट्रीज घूमी, किस कंट्री का फूड आपको अच्छा लगा? वैसे फूड ब्लॉगर्स नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है ना, दूसरे देश में जाते हैं, फूड हमको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ऐसे चैलेंज भी तो आए होंगे आपको। ऐसे एज सच कोई चैलेंज नहीं होता इंटरनेशनल बिजनेस में, बिकॉज अभी सारी कंट्रियाँ डेवलप है। आपको हर तरीके का फूड हर कंट्री में मिल जाता है, आपको कॉन्टिनेंटल फूड मिल जाता है। इंडियंस ने इतनी ग्रोथ करी है, इंडियन रेस्टोरेंट हर कंट्री में मिल जाएगा, छोटे से छोटी, इवन सूडान जैसी कंट्री में भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। तो ऐसी कंट्री में भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा फोबिक है जिसको इंडियन फूड ही खाना है तो वो भी सर्वाइव कर सकता है। बट आपको डिफरेंट टेस्ट ट्राई करने चाहिए। आप अलग अलग कंट्री में गए हैं, आप उनके कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप वहाँ काम करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ के टेस्ट भी ट्राई करने चाहिए। मैंने सब करे, बट मेरा जो फेवरेट है वो इथोपियन फूड ही फेवरेट है, जो उनका लोकल फूड है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने वो बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में खाया भी है, तो मुझे वो सबसे बेस्ट लगता है। वो बहुत हेल्दी भी है। मतलब आप इंजेरा सीरो की बात कर हाँ रहे हैं, हाँ राइट? हाँ। देखिए, ये तो था फूड के बारे में। स्पेशली आज के पॉडकास्ट में एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वीमेंस की सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर कोई वीमेन इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहती है, अफ्रीका की कुछ कंट्री सेफ हैं कि नहीं है, वर्ल्ड वाइड किसी अदर कंट्री में भी जाएं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी या बिजनेस में अब्रॉड में भी वीमेंस हैं या नहीं है, क्या क्या है वहाँ? हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे मैं आने भी वाली थी। हम हमेशा जब बिजनेस की बात करते हैं तो 90% मेंस वर्ड की बात करते हैं, बट अब जमाना चेंज हो रहा है, विमेंस भी बहुत बिजनेस में आगे आ रही है, स्पेशली इंडिया के अंदर भी। पर जब आप देखते हैं इंडिया के अंदर छोटे छोटे गांव से भी विमेंस काम कर रही हैं, छोटे मोटे बिजनेस रन कर रही है, उनकी स्टोरीज लाइव हो रही है, गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, पॉलिसीज़ दे रही हैं। और उसी स्केल पे, लार्ज स्केल पे भी इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को बहुत ग्रो करा है। तो वैसे ही जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बिजनेस वुमेन बाहर काम कर रही है, बट वो एक वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ आपको विमेन सेफ्टी डबल मिलती है कंपैरिजन टू इंडिया, कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। जब आप वेस्टर्न कल्चर में जाते हो तो आपको सेफ्टी मिलती है बिकॉज दे आर ब्रॉड माइंडेड। इंडिया के अंदर कल्चर कुछ 10 सालों में चेंज हो रहा है, वहाँ पे बहुत सालों से चेंज है। वहाँ पे हर बिजनेस के अंदर औरतें पहले से हैं, रेशो अपोजिट है, मेंस कम है, विमेंस ज़्यादा हैं टॉप पोस्ट के ऊपर। तो सेफ्टी सिक्योरिटी उनके कल्चर के अंदर है, वो विमेंस को ओपन माइंड से देखते हैं। इंडिया में वो थोड़ा सा अभी डेवलप हो रहा है, अभी नहीं है बहुत, इसी वजह से हम केसेस में सुनते हैं, पर बाहर के लोग उसको वैसे अडॉप्ट करते हैं। तो आपको वहाँ फ्यूल स्टेशन पे, होटल्स पे, बड़े बड़े बिजनेस रन करते हुए सारे शॉप्स पे, छोटी सी बेकरी से लेकर के बार में हर जगह विमेन से मिलेंगी। विमेन वेटर्स, विमेन होटल की ऑनर, रेस्टोरेंट ऑनर, फ्यूल स्टेशन पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डे नाइट हर जगह आपको विमेंस मिलेगी। तो आप सेफ फील करते हैं, सिक्योरिटी बहुत है। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन यू। विमेंस सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के उनको अपने बिजनेस की स्टार्टिंग प्लान नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो तो आप सेफ, अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो अपने घर में भी नहीं होते कभी कभी। तो बिजनेस को ऐसे प्लान करना चाहिए जो आपके लिए बेटर लाइफ दे। सेफ्टी सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है और बाकी तो हर चीज़ मैनेज हो सकती है। बहुत बढ़िया मेगा जी, थैंक यू वेरी मच। साथियों, आज जो मेगा जी ने बताया ना, ये बहुत सारी वीमेंस के लिए एक सक्सेस स्टोरी भी है, एक लाइफ स्टाइल के बारे में भी है, बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में है, और एक मोटिवेशन भी है। मैं आज के पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगले पॉडकास्ट में स्पेशली हम लोग आपको बताएंगे कैसे होगा डायमंड का बिजनेस, और वर्ल्ड में डायमंड बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा वीमेंस क्यों है। आपको सरप्राइज होगा। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।